According to Garrison Keillor, a book is a gift you can open again and again. अब ऐसे अजीम लोग हमें बता तो जाते हैं कि किताबों की क्या अहमियत है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में, लेकिन यही लोग ये नहीं बताते कि वो कौन सा प्रोसीजर है, वो कौन सा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू गुजर कर कोई इंसान एक किताब को पढ़ सकता है या फिर अपनी जिंदगी की पहली किताब को पढ़ सकता है। इन शॉर्ट हमें नहीं बताया जाता कि हाउ टू रीड बुक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सुदेश रफीक एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रूम ऑफ विजडम, जहां आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी जिंदगी की पहली किताब पढ़ सकते हैं, किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किताबें ज्यादा से ज्यादा समझ कर पढ़ सकते हैं विद इंटेंस अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस वीडियो को मैंने बहुत से स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, हर स्टेप की अपनी एक अहमियत है और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि फ्यूचर में आपको अफसोस ना हो कि आपने ऐसी भी किसी चीज को मिस किया हुआ है। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, लेकिन हर एज ग्रुप के जो रीडर्स हैं वो इससे फायदा ले सकते हैं। जो पहला स्टेप है, मैंने पर्सनली उसे नाम दिया हुआ है लेइंग फाउंडेशन। अब आपका एक दोस्त है, वो एक फिल्म देखता है, उस फिल्म को देखने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर आपके पास आता है, आपको सजेस्ट करता है कि आप ये सेम फिल्म को देखो और उसके रिव्यूज आप फिर उसे वापस दे दो। आप उस फिल्म को देखते हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिस तरह के आपके दोस्त ने कहा था कि ये फिल्म एक अच्छी फिल्म होगी, आप उस हिसाब से वो एक्साइटमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे, उस फिल्म को देखकर आपको मजा नहीं आ रहा। अब इससे क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि आप इंटरनली उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। मोहब्बत तब होती है जब अट्रैक्शन होती है, और अट्रैक्शन तब होती है जब आपका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, आपकी इंटरनल जो फॉर्म है वो किसी चीज से फेमिलियर होती है। जब फेमिलियरिटी नहीं है तब तक आप कभी भी मोहब्बत या फिर इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकते, अट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकते। कुछ लोगों को एक्शन वाली फिल्में पसंद आती है, तो कुछ लोगों को कॉमेडी फिल्में पसंद आती है, और कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जो फिल्में तब देखते हैं जब उन्हें पता होता है कि इस फिल्म को किस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। वो फिल्में तब देखते हैं जब वो ये मालूम करना चाहते हैं कि इस फिल्म की सिनेमैटिक अप्रोच क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, इस फिल्म का गोल क्या है, और ये सिनेमा के मामले में कितनी बड़ी मास्टरपीस है। हम तभी उस फिल्म को देखते हैं। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे रीडर्स हैं जो दूसरों से सजेशंस लेते हैं। कोई शख्स उन्हें बताता है कि ये बुक पढ़ो, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, और अनडाउटेडली उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन जब वो पहले पेज को खोलकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वो पहले ही पेज पर बोर हो जाते हैं। वजह यह है कि वो इंटरनली इस चीज से फेमिलियर नहीं है, वो ये इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को पता था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है, कोई किसको क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या जो कर रहा है या नहीं कर रहा, बल्कि इन तमाम चीजों से ज्यादा मुझे इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो टीवी शोज में देख रहा हूँ, जो कार्टून्स में स्पेशली देख रहा हूँ, वहां पर एपिसोड क्या हो रहा है, और मेरे जहन में उन तमाम चीजों के मुतालिक कौन कौन से आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, उस चीज के हिसाब से उन्होंने सबसे पहले मुझे फिक्शन से इंट्रोड्यूस कराया, कहानियों से इंट्रोड्यूस कराया, मुझे फिक्शनल एक दुनिया में एंटर कराया। उसके बाद जब मेरी वो आदत बन गई रीडिंग की, उसके बाद मैंने खुद पर्सनली जाकर बहुत सारे जॉनरास को टच किया। तो पहला जो स्टेप है वो है लेइंग फाउंडेशन, यानी आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से जॉनरा को अच्छे से पढ़ सकते हो, इंटरेस्ट पढ़ सकते हो। जो दूसरा स्टेप है वो है रिसर्च एंड मैनेजमेंट। इससे मुराद ये है कि जब आपने कोई जॉनरा सेलेक्ट कर लिया, कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि आपको इस कैटेगरी में ही किताबें पढ़नी है, फॉर एग्जांपल मैंने साइंस को अभी साइड पे रखा हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल चीजें पढ़ूंगा, तो फिक्शनल वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे लेवल के लिए एज अ बिगिनर अच्छी चीजें हैं, बेस्ट चीजें हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप इंटरनेट पर जा सकते हैं, और यही एक मोमेंट होता है जब आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी अहमियत है। आप गूगल पर जा सकते हो, आप बहुत से वेबसाइट्स पर जा सकते हो जहां पर लोग जो किताबें पढ़ते हैं उन सेम किताबों के रिव्यूज को लिखते हैं। उन रिव्यूज को आप पढ़ सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस किताब को कितना रेट किया गया है, इसकी अहमियत क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट भरा हुआ है, और इस हिसाब से आप एक लिस्ट बनाते हो कि एक साल है मेरे पास एज अ बिगिनर, एक साल के अंदर मुझे 5 किताबें पढ़नी है,
ये 5 किताबें जो हैं वो ये है, जिनमें पहला किताब मैं पढ़ूंगा वो ये होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। ये डिसाइड करने के बाद आप एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हो कि जो पहली किताब है वो मुझे आज से कल से स्टार्ट करना है और इस महीने के एंड तक या फिर इस वीक के एंड तक मुझे खत्म करना है। इससे आगे वाला जो स्टेप है वो है फाइंडिंग दोज बुक्स। अब आपने एक जॉनरा सिलेक्ट कर लिया, आपको पता है कि इस जॉनरा की, इस कैटेगरी की ये किताबें मुझे इस दौरानिये के दरमियान पढ़नी है। अब इससे आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो ये है, वो चैलेंज आप फेस करते हैं वो ये है कि उन किताबों को ढूंढना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकम्स द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन दिस स्टेज। अब आपको इससे फेस करने के लिए ये करना पड़ेगा कि इंटरनेट को यूज करना पड़ेगा। ये वही मोमेंट है जब आपको इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इंटरनेट सबसे बड़ी गनीमत है। आपको जाना है गूगल पर, इंटरनेट आर्काइव एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को खोल लेना है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपने अपने बुक का नाम सर्च करना है और मोस्ट केसेस में आपको वो तमाम किताबें अवेलेबल हो जाती हैं उस वेबसाइट पर। आपके पास फॉर्मेट्स मौजूद हो जाती हैं कि किस फॉर्मेट में आपने इस बुक को डाउनलोड करना है। सिंपली डाउनलोड कर लें पीडीएफ फॉर्मेट में, आपके मोबाइल में वो हमेशा के लिए रहेगा और जब चाहे आप उस किताब को पढ़ सकते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। मैं खुद इंटरनेट आर्काइव बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 6-7 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और कभी भी मैं इस वेबसाइट से डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इस वेबसाइट को जरूर इस्तेमाल करें। अब पढ़ने से रिलेटेड बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हमारे स्पेशली यंगस्टर्स के दरमियान पाई जाती है और आगे बढ़ने से पहले मैं खुद पर यह लाजिम समझता हूँ कि मैं इन मिसकंसेप्शंस को खत्म कर दूं, इन गलत फहमियों को इख्तिताम पर पहुंचा दूं। पहली जो गलत फहमी हमारे पास है वो ये है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो जरूरी है कि सेंटेंस बाय सेंटेंस आप उस किताब को समझो और हर एक सेंटेंस आपको याद हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में दुनिया के 95% लोग जब कोई किताब पढ़ते हैं, किताब को खत्म करने के बाद सिर्फ जरूरी ये होता है कि आपको उस किताब का थीम पता हो कि ये किताब मैसेज क्या देना चाह रहा था, बस। अगर फिक्शनल कोई किताब था तो उसका कंटेंट क्या था, अगर नॉन फिक्शन का कोई पार्ट था, पोर्शन था, तो इसमें यहां पर जो मैसेज राइटर कन्वे करवाना चाहते थे वो मैसेज क्या है, बस। जो दूसरी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं जो एक मर्तबा जब किसी किताब को पढ़ते हैं तो फिर उन्हें दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि ये तमाम चीजें होती हैं प्रैक्टिस की वजह से। कोई शख्स बार बार किताबें पढ़ता है और बहुत वक्त से किताबें पढ़ता चला आ रहा है, उसको इन स्टेजेस पर अमल करने की जरूरत नहीं होती। जब वो रवानी के साथ कोई किताब पढ़ता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बार बार उस टेक्स्ट को वापस से रिपीट करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस वजह से इस मिथ का जो सोल्यूशन है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी किताब को एक्सपर्ट तरीके से पढ़ें तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस किताब को बार बार पढ़ें और आप वो हैबिट अपने अंदर पैदा करें। जो तीसरी मिसकंसेप्शन हमारे पास ये होती है कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हो तो हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है और यही वो चीज है जो हमारे यंगस्टर्स को रोकती है किसी भी किताब को स्टार्ट करने से, किसी भी किताब को पढ़ने से रोकने के लिए। ये सबसे बड़ा बहाना, सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है जो लोग मनाते हैं कि हम जब इस किताब को स्टार्ट करते हैं तो हम उसके कंटेंट को समझ नहीं पाते, जबकि ये भी चीज है बेस्ड अपॉन एक्सपर्टीज, बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस। जब एक बंदा प्रैक्टिस करता है तभी वो उस कंटेंट को आसानी से समझ पाता है। जब आप इनिशियल स्टेजेस पर होते हो तो आप उस कंटेंट को आसानी से समझ नहीं सकते। उस कंटेंट के 80% को आपको डिक्शनरी की मदद लेकर समझना पड़ता है, जबकि 20% आप कंफ्यूजन में होते हो कि क्या राइटर ये कहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये तमाम चीजें, ये जो स्पेसेस हैं, ये तभी फुलफिल की जा सकती हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा इस हैबिट को अपने अंदर इंडल्ज करो। अब इससे आगे वाला जो स्टेप है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशियल्स। कवर को नहीं देखते, उसके अंदर जो राइटर के बारे में दिया होता है उसको नहीं देखते, किताब के थीम के बारे में दिया होता है उसको नहीं देखते। इसीलिए जरूरी है कि जब आप कोई किताब स्टार्ट करो उसके कवर पेज को देखो। फ्रंट पेज पर किताब का टाइटल होता है, राइटर का नाम होता है, उसकी पब्लिकेशन जो कंपनी है उसका नाम होता है और अक्सर तौर पर मोस्ट प्रोबेबली वहां पर रिव्यूज लिखे होते हैं। और फ्रंट पेज पर आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के रिव्यूज के इस किताब को पढ़ने के बाद उनका रिस्पॉन्स क्या है
वो आपको मिलेगा, जिससे आपको इस किताब की अहमियत के बारे में पता चलेगा। जब आप किताब को खोलते हो, इनिशियल जो पेजेस होते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इसके साथ राइटर्स की ऑटोबायोग्राफीज भी दी होती हैं, इसके साथ जो नई नई एडिशंस होती हैं उनमें क्या क्या तब्दीलियां आई हुई हैं उनके बारे में लिखा होता है, किताब का क्या थीम है, इन तमाम चीजों के बारे में लिखा होता है। इसकी अहमियत ये है कि फ्यूचर में जब आप किसी प्रोफेशन में एंटर करते हो, प्रोफेशन के बिसाइड एज पार्ट ऑफ बिल्डिंग योर ओन पर्सनैलिटी, जरूरी है कि आप अपनी बातों में इन तमाम चीजों को कोट करो। आपको राइटर का नाम, आपको इसके रेफरेंसेस पता होने चाहिए, आपको राइटर के मुतालिक पता होना चाहिए, इस किताब के थीम के मुतालिक पता होना चाहिए, किताब का टाइटल, इसकी पब्लिकेशन, इन तमाम चीजों के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा इंतहाई जरूरी है। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है टेकिंग नोट्स। अगर आपकी शिकायत है कि किसी किताब को पढ़ने के बाद आप 110% खुद से श्योर नहीं है कि आपने उस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ा है, अगर आपकी शिकायत है कि किसी किताब को पढ़ने के कुछ अरसे बाद आप उस किताब को भूल जाते हैं, अगर आपकी शिकायत है कि किसी भी किताब के यूजफुल एलिमेंट्स को आप नहीं निकाल पाते, तो ये जो स्टेप है, ये जो हमारे पास प्रोसेस है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिनर्स के लिए जरूरी है कि जब वो किताबें स्टार्ट करते हैं तो उनसे पहले उनके पास एक पेंसिल, मुख्तलिफ कलर्स के जो हाइलाइटर्स होते हैं वो, स्टिकी नोट्स। हमारे पास स्टिकी नोट्स कुछ पेपर्स होते हैं, छोटे छोटे पेपर्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि आप स्मॉल नोट्स उन पर बना सकते हैं और किसी भी चीज पर आप उन्हें लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। एक स्टिकी नोट का होना, एक स्पेसिफिक रजिस्टर का होना या फिर एक पैड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये एसेसरीज आपके पास मुकम्मल है, तभी आप एक अच्छी तरीके से किसी किताब को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी किताब के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप किसी किताब के चैप्टर को पहले पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद एंड तक पहुंचने के बाद आप किताब को क्लोज करें, आपका जो रजिस्टर है वहां पर एक पोर्शन बनाएं जिस पर आप एक एडिंग डालें, इनिशियल ओपिनियंस ऑफ द राइटर। उसके नीचे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि राइटर क्या कहना चाहते हैं, चाहे वो सही है, गलत है, आप क्या सोच रहे हैं, सिर्फ आपने वही लिखना है। इसके बाद इनिशियल ओपिनियंस ऑफ माई सेल्फ आप नीचे इसके लिखेंगे और ये एडिंग डालने के बाद आपने लिखना है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद मेरा अपना ओपिनियन क्या है। राइटर इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और मैं पर्सनली इस चीज के बारे में क्या जानता हूं और मैं क्या कह सकता हूं, क्या बता सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालाइजिंग जो है वो हैबिट बिल्डअप हो जाती है। अब इससे आगे वाला जो स्टेप है, इसमें आपने उस सेम चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, लेकिन इस मर्तबा डिफरेंट सिर्फ ये होगा कि आपके पास वो पेंसिल होगा जिससे आप वो तमाम वोकैबुलरी जो आपको समझ नहीं आ रही है आप उसको अंडरलाइन करते चले जा रहे हो। साथ ही आपने अपने मार्कर्स को, अपने हाइलाइटर्स को डिवाइड किया हुआ है। एक हाइलाइटर आप इस्तेमाल कर रहे हो फैक्ट्स, फिगर्स और पर्सनैलिटीज के लिए, यानी ये कि आपको कॉन्टेक्स्ट में कोई भी फैक्ट दिखा, फिगर दिखा, किसी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ था वो दिखा, आप उसे अंडरलाइन कर लेते हो या फिर उसे मार्क कर देते हो। जो दूसरा मार्कर आप यूज कर रहे हो वो है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए, जो आपको बाद में काम आ सकती है, आपके काम में आ सकती है, उसको आप अंडरलाइन कर लेते हो या फिर उसको मार्क कर लेते हो। जो तीसरा मार्कर आप इस्तेमाल करते हो वो होती है कोटेशंस के लिए, यानी ये कि इसके अंदर कोई ऐसा कोटेशन जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी कोटेशन है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेते हो। स्टिकी नोट्स का फायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं और साथ ही मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो उस चीज से रिलेटेड है, या फिर इंटरनेट पर या किसी शख्स से मैं कोई ऐसी बात सुन लेता हूं जो सेम टॉपिक से रिलेटेड है, तो फिर स्टिकी नोट पर मैं इससे एक छोटा सा नोट बना लेता हूं जहां पर मैं सेम पेज पर उसे चिपका देता हूं। इससे क्या होगा कि मेरा जो नॉलेज होगा, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन तमाम चीजों की मीनिंग्स निकालने के, वर्ड्स की मीनिंग्स निकालने के बाद मैं एक मर्तबा फिर से इसको दोबारा से पढ़ूंगा। तीसरी मर्तबा पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आप 110% श्योर होंगे कि आपने इस चीज को पूरी तरीके से गेन कर लिया है, समझ लिया है। अब पूरी किताब पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उन तमाम को लिखना है समरीज की शेप में, रिव्यूज की शेप में। आप अपने उस रजिस्टर में एक पोर्शन बनाते हो जहां पे आप चैप्टर्स के, आपकी मर्जी के आप चैप्टर्स की समरीज लिखना चाहते हो या पूरी किताब की समरी लिखना चाहते हो। आपके जहन में जो कुछ है, आप अपनी किताब को देखते हो, आप अपने नोट्स को देखते हो, उन चीजों के हवाले से आप डिस्कस करते हो, लोगों से डिस्कस करते हो और तमाम चीजों को गैदर करके फिर एक
बहुत ही बड़े और सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उन चीज़ों को लिखते हो, इससे आपकी राइटिंग मजबूत हो जाती है। आप रिव्यू लिखते हो, उसकी समरी लिखते हो, उसको इन शॉर्ट करके लिखते हो, और एक महीने में और साल में एक टाइम फिक्स करते हो जब आपने अपने उसी रजिस्टर को देखना होता है जिसमें आपने ये तमाम चीजें लिखी होती हैं, और उसको देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं आप उस चीज को कभी भी नहीं भूल सकते। एक और चीज है, लास्ट कुछ टिप्स देना चाहूंगा। जो लास्ट टिप है वो है कि किसी किताब को दरमियान में कभी मत छोड़ो, कभी भी नहीं। मुझे जितनी भी बोरिंग हो, आपने उस किताब को पढ़ना ही है, क्योंकि उसके एंड पर ही आपको रियलाइजेशन आती है, आपको रियलाइज होता है कि ये जो चीज थी ये वाकई इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ ही ऑडियो फाइल्स का इस्तेमाल करें, ऑडियो जो बुक्स होती है उनका इस्तेमाल करें। YouTube पर या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स जहाँ पर आपको बहुत सारी किताबों के ऑडियो फाइल्स मिल सकती हैं, जिनको डाउनलोड करने के बाद आप PDF में अपने मोबाइल की स्क्रीन के सामने उस चीज को पढ़ भी सकते हैं, और साथ ही जब ऑडियो में आप उस चीज को सुन रहे होते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सकते हैं, और साथ ही आपकी हर मामले में, हर एस्पेक्ट में आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो।